बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर होगा। तो इसके अंदर ये मैं सारे आपको टॉपिक्स डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में मैं आपको इधर डिटेल के अंदर चीजें बता देता हूँ। नंबर 1 टॉपिक हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसको आज हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखें, थर्मो थर्मो असल वर्ड होता है किसके लिए यूज किया जाता है, ये टेम्परेचर के लिए, जैसे थर्मोमीटर होता है। लेकिन इधर जो थर्मो वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, हीट। और डायनामिक्स मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में होता क्या है असल में, ये इसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि हीट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें बात समझ नहीं आएगी। तो हम इसकी क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। भाई हमारे पास क्या है, एग्जांपल। ठीक है भाई, इसके अंदर ना मैं आपको एक बाइक की एग्जांपल देता हूँ। भाई ये हमने क्या बना ली, एक बाइक बना ली। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, बाइक चला रहा है। बाइक कैसे चलाएगा, पहले तो ये क्या करेगा, किक लगाएगा। किक लगाएगा तो पेट्रोल के अंदर क्या पैदा होगी, हीट एनर्जी पैदा होगी। पेट्रोल के अंदर क्या पैदा होगी, हीट एनर्जी। और ये गाड़ी क्या करना शुरू कर देगी, चलना शुरू कर देगी। मीन्स के उसकी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। कुछ वक्त के बाद ये गाड़ी को इसे रोकना पड़ेगा, बाइक को इसे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि बाइक अब बहुत ज्यादा क्या हो गई है, गर्म हो गई है। उस वक्त जब रोकेगा तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो मींस के ये जो मैकेनिकल एनर्जी है अब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो शुरू में क्या किया, इसने किक लगाई, पेट्रोल के अंदर क्या पैदा हुई, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। आफ्टर 50 किलोमीटर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हुई तो इसे रोकना पड़ गया। जैसे ही इसने रोकी तो इंजन में से क्या होती है, हीट निकल रही होती है ना। तो मींस की इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है अब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, हीट एनर्जी के अंदर। अच्छा, और आपने थर्मोडायनामिक्स के बारे में याद रखना है कि ये जो थर्मोडायनामिक्स होती है ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है हमारे पास। किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है, ये ब्रांच है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स के अंदर ना मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर एक हमारे पास आ जाता है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिडरेशन। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, चले हम मिसाल इधर कौन सी लेंगे, कंसिडरेशन में हम किसको रखेंगे, हॉट कप ऑफ टी को। सही है, हॉट कप ऑफ टी, इसको हमने क्या कर लिया, कंसिडरेशन के अंदर रख लिया, ऑब्जर्वेशन के अंदर रख लिया। इसी से ही हम सारे सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब सिस्टम के टाइप्स होते हैं हमारे पास, 3 तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमारे पास जो नंबर 1 टाइप्स होता है उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैं इधर आपको मिसाल देकर समझाता हूँ चीजें। कि हमारे पास ओपन सिस्टम के अंदर हमने ये मिसाल कौन सी लेनी है, हॉट कप ऑफ टी की। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर चाय भरकर क्या की हुई है, रखी हुई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, कुछ देर के बाद इसको अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई, मिसाल है कि ये हमारे पास कप था, इसको हमने 10 मिनट के बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आएंगी। भाई शुरू शुरू के अंदर आप मुझे बताएं कि ये जो कप होगा ये गर्म होगा या ठंडा होगा। आप कहेंगे सर शुरू में तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, मींस इसके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद 10-15 मिनट के बाद इसके ये गर्म होगा या ठंडा हो जाएगा। मींस के इसके अंदर जितनी पहले हीट थी, पहले जितना गर्म था अब उतना गर्म नहीं होगा। मींस के इसके अंदर हीट
क्या हो रही है, कम हो रही है, मीन्स के जितनी पहले हीट थी अब उतनी हीट नहीं है, मीन्स के हीट एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ओपन सिस्टम के अंदर नंबर 1 पॉइंट क्या होता है कि हीट एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक तो बात ये आपने याद रखनी है। और दूसरा, ये कप खुला हुआ है ना, तो ये कप जब खुला हुआ है तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर से वेपर्स क्या होते हैं, भाप जो होती है वो क्या होती है, एवापोरेट होती है। वेपर्स क्या होते हैं इसमें से, एवापोरेट होते हैं, वेपर्स इसमें से आउट होते हैं। ठीक है, वेपर्स जब आउट होंगे तो आप मुझे बताएं, पहले कप जैसा था, पहले जैसा था कप, क्या अब भी वैसा ही है कप? तब तो वैसे ही है, लेकिन इसमें से कुछ वेपर्स आउट हो गए, मींस के इसका मटेरियल पहले जितना था अब उतना मटेरियल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, इसके अंदर ओपन सिस्टम के अंदर मटेरियल भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी के साथ साथ मटेरियल भी चेंज होता है। देखे ना, ये कप गर्म था, अब इसमें से हीट एनर्जी कैसे चेंज हुई, क्योंकि ये साइडों से हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, साइडों से हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, आउट हो रही होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये कब क्या हो जाता है, हीट एनर्जी जब रिलीज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, ओपन सिस्टम था। इसके बाद में आपको नंबर 2 जो है क्लोज सिस्टम के बारे में समझाता हूँ। नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, क्लोज सिस्टम। देखें, क्लोज सिस्टम को भी हम मिसाल के तौर पे समझेंगे। भाई ये हमारे पास क्या है, हॉट कप ऑफ टी है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, चाय भरी हुई है, लेकिन इस मर्तबा हमने इसको क्या किया हुआ है, ढक दिया है ऊपर। ठीक है, किसी बर्तन वगैरह से हमने क्या कर दिया, ढक दिया है। अब इसको आफ्टर 15 मिनट्स हमने देखा तो ये भी क्या हो गया, आफ्टर 15 मिनट्स ये भी ठंडा हो गया, मींस कि इसकी जो इधर हीट थी वो ज्यादा थी, इधर आकर इसकी हीट क्या हो गई है, कम हो गई है। भाई अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें से हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, इसमें से रिलीज हो रही है। तो क्लोज सिस्टम के अंदर भी नंबर 1 पॉइंट ये है कि हीट एनर्जी इसमें भी क्या होती है, चेंज होती है। हीट एनर्जी इसमें भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप मुझे बताएं, क्या इसके अंदर से वेपर्स आउट हो सकते हैं? हमने तो इसको ढका हुआ है, इसके अंदर से वेपर्स बिल्कुल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि वेपर्स तो इधर ही रह जाएंगे और ये वेपर्स इधर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये लिक्विड दोबारा वापस इसके अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो आप मुझे बताएं, ये जो वेपर्स निकले थे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आकर दोबारा इसके अंदर गिर गए, क्या इसका मटेरियल चेंज हुआ? आप कहेंगे सर इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल इसके अंदर चेंज नहीं हुआ, हीट एनर्जी इसके अंदर चेंज हो गई। तो अगर कोई आपसे पूछ ले ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में एक जैसी चीज कौन सी है, तो आपने बताना है इन दोनों के अंदर हीट एनर्जी चेंज होती है। डिफरेंस अगर कोई पूछ ले तो आपने बताना है कि ओपन सिस्टम में मटेरियल चेंज होता है, क्लोज सिस्टम में मटेरियल चेंज नहीं होता। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो हम किसके बारे में समझेंगे अभी, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो चले भाई, नंबर 3 हमारे पास कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को भी हम इजीली समझ लेंगे। और ये याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये मैं बताता हूँ, ये मीन्स कि काफी देर तक ये सिस्टम बरकरार हम नहीं रख सकते। इसमें क्या होता है कि हमने ये जो हॉट कप ऑफ टी है, ये जो चाय है, इस मर्तबा हमने इसको किसके अंदर रखा हुआ है, थर्मास के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है, इसको हमने थर्मास के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चले, हमने इसको इस मर्तबा किसके अंदर रख दिया है, थर्मोस के अंदर। ये भाई हमारा क्या है, थर्मोस है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, चाय को रख दिया है। अब थर्मोस के अंदर ना इधर ये जो होती है जगह, ये वाली, इधर क्या होता है, वैक्यूम रखा होता है, वैक्यूम से इसको फिल किया होता है। वैक्यूम एक ऐसा रास्ता है जहां से हीट के दो रास्ते, हीट जो ट्रांसमिट होती है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसके दो रास्ते बंद हो जाते हैं। हीट दो तरह से ट्रांसमिट हो रही होती है, एक कंडक्शन से, दूसरी कन्वेक्शन से। मीन्स के थर्मोस के अंदर वैक्यूम से कंडक्शन और कन्वेक्शन वाला रास्ता दोनों क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और तीसरा रास्ता जो होता है हीट के ट्रांसफर होने का, वो होता है रेडिएशन का। वो कौन सा होता है, रेडिएशन। ये मैं आपको, ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ना,
हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसके अंदर कंप्लीट ये समझाऊंगा, इधर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ भाई। रेडिएशन, अब इसके अंदर से तीसरा जो प्रोसेस है भाई, वैक्यूम के जरिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। एक रास्ता बच गया हीट के पास, रेडिएशन के जरिए क्या ये ट्रांसफर हो सकती है हीट, मीन्स कि इसमें से आउट हो सकती है। देखते हैं भाई, ये हीट अंदर से ना, इसको, ये थर्मोस को सिल्वर के साथ क्या किया होता है, सिल्वर कोटिंग की होती है इसके अंदर। अच्छा, अब सिल्वर कोटिंग जब की होती है ना, तो हीट इधर आकर टकरा कर, सिल्वर है तो ये वापस आ जाती है, फिर इधर टकराती है, फिर इधर, मीन्स के हीट क्या हो जाती है, ट्रेप हो जाती है। मीन्स के रेडिएशन के जरिए भी इधर से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मीन्स के थर्मोस के अंदर हीट चेंज नहीं हो रही कुछ वक्त तक, कुछ वक्त तक इसके अंदर हीट एनर्जी चेंज नहीं होती। मीन्स के अगर अब देखेंगे और 15 मिनट के बाद देखेंगे तो चाय थर्मोस के अंदर अभी भी क्या होती है, गर्म ही होती है। तो मीन्स के इसके अंदर हीट एनर्जी चेंज नहीं होती। और दूसरा आप देखें कि अगर इसमें से वेपर्स क्या हो, उड़कर ऊपर भी जाएं, तो ऊपर से ये थर्मोस क्या होता है, बंद होता है, तो ये सारे का सारा लिक्विड वापस नीचे आएगा। तो मीन्स के इसका 15 मिनट के बाद, कुछ देर के बाद इसका मटेरियल भी इधर चेंज नहीं हो रहा। तो ठीक है, ये हमारे पास ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। अब इसके बाद मैं आपको सराउंडिंग के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सराउंडिंग के बारे में अब हम पढ़ते हैं इधर। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग। देखो, सिस्टम के अलावा दुनिया के अंदर हर चीज, जिस चीज को हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसके अलावा दुनिया के अंदर हर चीज क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। हमने हॉट कप ऑफ टी को क्या बनाया था, अपना सिस्टम, इसके अलावा दुनिया के अंदर हर चीज क्या है, सराउंडिंग बन गई हमारे लिए। तो एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स, एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग हो जाएगी हमारे पास। और बाउंड्री हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री तीसरा जो है हमारे पास, बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। ठीक है, देखो इधर भाई, ये हमने क्या किया था, हॉट कप ऑफ कॉफी को हमने अपना सिस्टम माना था, ये हमारे लिए क्या हो चुका है, सिस्टम। इसके बाहर दुनिया के अंदर हर चीज, हर चीज हमारे लिए क्या हो चुकी है, सराउंडिंग हो चुकी है। हर चीज हमारे लिए क्या हो चुकी है, ये वाली चीजें हमारे लिए क्या हो चुकी हैं, सराउंडिंग। ठीक है, और आप मुझे बताएं, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इस सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट कर रही है लाइन, वो ये वाली है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री। तो ये हमारी क्या हो गई, बाउंड्री। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। इधर हमारा टॉपिक जो है आहिस्ता आहिस्ता मीन्स के कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, चले, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, चले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और इधर गया। ओके, देखें इधर, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम, ठीक है, हाँ, चले भाई। देखो, हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसके अंदर याद रख लें, एनर्जी के साथ साथ मटेरियल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एनर्जी के साथ साथ मटेरियल भी क्या हो जाए, चेंज, ये होते हैं हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए। एक्सो मीन्स क्या होता है, एग्जिट, और थर्म इधर हम वर्ड किसको ले रहे हैं, हीट को। ठीक है, वैसे थर्म जो है टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। और एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, थर्म मीन्स हीट। तो आपने याद रख लेना है कि एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है,
इवोल्व्ड होती है, मींस आउट होती है। हीट एनर्जी क्या हो गई, इवोल्व्ड, ठीक है। और इसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। अच्छा, एक्सोथर्मिक के अंदर हमारे पास हमने देख लिया हीट एनर्जी इवोल्व, इसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर दूसरी बात याद रखनी है आपने कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट के पास हीट एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्ट के पास हीट एनर्जी क्या होती है, कम होती है। रिएक्टेंट के पास आपने याद रख लेना है कि रिएक्टेंट के पास हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा है, मोर है प्रोडक्ट से, मोर देन प्रोडक्ट। और इधर याद रखना है आपने कि प्रोडक्ट के पास हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किससे, रिएक्टेंट से, मोर देन रिएक्टेंट, ठीक है। ये मैं पॉइंट आपको समझाता हूं। तीसरा पॉइंट आपने समझना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिस्टम से हीट कहां जा रही है, सराउंडिंग की तरफ। सिस्टम से हीट इवोल्व हो रही है ना, मींस के बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो सिस्टम से हीट कहां पर जा रही है, सराउंडिंग में। और इसके अंदर इनसाइड जा रही है, तो सराउंडिंग से बाहर से हीट किधर जा रही है, सिस्टम के अंदर। सराउंडिंग से हीट किधर जा रही है, सिस्टम के अंदर। नंबर 4 प्रोसेस, इसके अंदर हीट एनर्जी एग्जिट हो रही है ना सिस्टम से, तो मींस के सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जिधर भी हो रहा है, कंटेनर है, कोई भी चीज है, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मींस के कूल डाउन हो जाएगा। इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मींस के हीट अप हो जाएगा। कंटेनर या कोई भी चीज जो है वो क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। इसके अंदर ना मैं आपको नंबर 2 जो है वो समझाना आपके लिए लाजमी है। एक्सोथर्मिक के अंदर ये जो नंबर 2 हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने समझना लाजमी है। देखें हमारे पास ना एक्सोथर्मिक की मैं आपको मिसाल भी देता हूं, लेकिन पहले ये पॉइंट हमने समझना है ताकि 5वां पॉइंट मैं इधर लिख सकूं। भाई मैंने आपको क्या बताया कि इसके रिएक्टेंट के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, ठीक है। ऐसे ही हमने बताया था। तो मैं रिएक्टेंट की हीट एनर्जी को किससे शो कर देता हूं, H1 से, और प्रोडक्ट की हीट एनर्जी को H2 से। रिएक्टेंट की H1 से और प्रोडक्ट की हीट एनर्जी को मैं किससे शो कर देता हूं, H2 से। H2 से भी शो कर सकता हूं। रिएक्टेंट की हीट एनर्जी को मैं HP से भी शो, HR से शो कर सकता हूं, और प्रोडक्ट की HP से। रिएक्टेंट की HR से और प्रोडक्ट की HP से। इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा इंथाल्पी के बारे में बता दूं। इधर ना इंथाल्पी का कॉन्सेप्ट आने वाला है। इधर किसका कॉन्सेप्ट आने वाला है, इंथाल्पी का, ठीक है। इधर आएगा कॉन्सेप्ट हमारे पास इंथाल्पी का। तो कलर चेंज करते हैं ताकि बात क्लियर हो हमारे लिए। तो इंथाल्पी, देखें इंथाल्पी को पहले तो याद रख लें किससे शो किया जाता है, डेल्टा H से। इंथाल्पी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इंथाल्पी का क्या होता है हमारे पास, फार्मूला जो होता है वो इंटरनल एनर्जी, इसे क्या कहेंगे हम, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैं समझाता हूँ ये कैसे बन रहा है। ये तो थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन आपने इसको रट्टा लगाना है। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में अभी आपको इंथाल्पी की बताता हूँ। भाई कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में अभी आपको इंथाल्पी की बताता हूँ। इसको हम ग्रीन पेन से लिख लेते हैं। भाई इधर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ इंथाल्पी की। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorb or release during the chemical reaction, absorb or release during the chemical reaction is called enthalpy, ठीक है। चलें देखते हैं, इस बात को समझते हैं। हमारे पास और इंथाल्पी जो होती है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। डेल्टा H बराबर है किसकी एनर्जी में से,
प्रोडक्ट की हीट एनर्जी में से माइनस करेंगे रिएक्टेंट की हीट एनर्जी को, तो हमारे पास इंथैल्पी आ जाएगी। चलिए इधर समझते हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया कि एक्सोथर्मिक के अंदर रिएक्टेंट के पास हीट एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और प्रोडक्ट के पास हीट एनर्जी कम। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के पास हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट के पास हीट एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इधर हम निकाल लेते हैं, इंथैल्पी इधर निकालते हैं। भाई इंथैल्पी हमने निकाली, तो H1 जो है मीन्स के कैसे निकालेंगे, एच पी माइनस एच आर। ठीक है, चलें, और इधर भी हम क्या करेंगे, इंथैल्पी निकालेंगे, डेल्टा एच। प्रोडक्ट की हीट एनर्जी में से रिएक्टेंट की हीट एनर्जी को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इधर हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट की हीट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की हीट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हम फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं 40, और रिएक्टेंट की हीट एनर्जी जबकि ज्यादा है तो इसको हम ले लेते हैं 60। तो इसको हम इंथैल्पी निकालते हैं, कितनी होगी। भाई प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी है इधर 40, और रिएक्टेंट की कितनी है, ज्यादा है हमारे पास, कितनी है 60। तो आंसर जो आएगा वो माइनस डेल्टा एच आएगा। चलो ठीक है, माइनस आ रहा है। इधर मैं आपसे पूछता हूँ भाई, इधर रिएक्टेंट की जो हीट एनर्जी वो क्या है, कम है, तो मैं इसको 40 ले लेता हूँ, और प्रोडक्ट की ज्यादा है तो इसको मैं 60 के बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं कैसे निकालूंगा, प्रोडक्ट की हीट एनर्जी कितनी है 60, और माइनस रिएक्टेंट की कितनी है 40, तो आंसर इधर क्या आएगा 20। ठीक है, और 20 किसका आएगा इधर, आप मुझे बताएं, इधर जो 20 आ रहा है वो किसका आ रहा है हमारे पास, प्लस का या माइनस का, जल्दी बताइए। इधर प्लस का आ रहा है, और इधर जो 40 माइनस 60 आ रहा है वो किसका आ रहा है, माइनस का। मकसद है कि आंसर इधर प्लस का डेल्टा एच आ रहा है, प्लस का डेल्टा एच एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में किसका डेल्टा एच आ रहा है, माइनस का। तो इधर पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताना था कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की इंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव में होती है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू, इंथैल्पी की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो किस में आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है। और क्यों आती है वो मैंने आपको इधर कंप्लीट समझा दिया। चलें आगे चलते हैं। भाई ये हमारे थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गए, इसके बाद आगे चलते हैं। इधर अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हमारे पास एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलें देखिए, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है वो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होती है, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम को हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर, कंसीडर करते हैं। भाई देखो, माइक्रो मीन्स क्या, स्मॉल, ठीक है, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो वर्ड की मीनिंग क्या है हमारे पास, स्मॉल, और मैक्रो वर्ड की मीनिंग हमारे पास क्या है, लार्ज। तो इधर से ही आपने याद रख लेना है। भाई इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है, मिसाल के तौर पे एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में, एटॉमिक वॉल्यूम। इसके अंदर हम किस किस चीजों को देखते हैं, भाई हम टेम्परेचर को देखते हैं। भाई टेम्परेचर क्या आप एक एटम का निकालते हैं या पूरे मीन्स के माहौल का निकाल रहे होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का निकाल रहे होते हैं कि आज नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में इतना टेम्परेचर है, घुटकी में इतना है, क्या उसके अंदर एक एटम आ रहा है, क्या उसमें तो अरबों खरबों एटम आ रहे हैं, टेम्परेचर का आप निकाल रहे हैं। भाई प्रेशर, क्या आप एक जगह का प्रेशर या एक एटम का प्रेशर निकाल रहे होते हैं, भाई आप तो पूरे इसका एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या एक एटम आ जाता है। अच्छा, दूसरा भाई डेंसिटी, डेंसिटी वगैरह भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को फर्दर हमने डिवाइड किया है दो प्रॉपर्टीज के अंदर। एक हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव
प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। भाई देखो, हमारे पास ना इधर इसका एग्जांपल आपने याद रखना है कि इसका एग्जांपल आप याद रखें कि इसके अंदर ना हमारे पास डेंसिटी आ जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, नंबर 3, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? टेम्परेचर आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाती है, सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी आ जाती है, विस्कोसिटी। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल आपने याद रखने कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर हमारे पास मास आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है। ये हमारी बुक की एग्जांपल है तो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अभी देखें, बात सुने, समझाता हूं मैं आपको। मैं ना आपको इधर एक दो मिसालें समझा देता हूं, उससे आपने क्या कर लेना है, इसको कंसिडर करके समझ लेना है। भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर की। भाई देखो, अगर मैं आपको कहूं एक कप की एक कप की बॉइलिंग पॉइंट बता दे और एक ड्रम के अंदर मैं वाटर डालता हूं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बता दे, तो आप कहेंगे सर पानी जो है, ऐसे तो हमसे कभी सवाल नहीं पूछा गया कि एक कप की या एक ड्रम की, तो ये तो दोनों की 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो आप मुझे बताएं, क्या ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, ठीक है। भाई शहद के एक कतरे की विस्कोसिटी पूछ लूं मैं आपसे, या पूरे शहद के प्याले की विस्कोसिटी पूछ लूं, तो आप कहेंगे सर विस्कोसिटी तो सेम होगी इसकी, ठीक है। अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि अगर मैं बात करूं 1 किलो चीज की, ठीक है, मीन्स के, हाँ आपने हीट कर रहे हैं किसी चीज को, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं आप। 1 किलोग्राम पानी को हीट कर रहे हैं और इधर आप 10 किलोग्राम पानी को हीट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ज्यादा हीट एनर्जी किधर चाहिए होगी, 1 किलो को करते वक्त या 10 किलो को करते वक्त? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 10 किलो को करते वक्त क्या होगी, ज्यादा हीट एनर्जी ही जरूरत होगी। तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मास, गिब्स फ्री एनर्जी और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा? हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के ऊपर क्या होगा? अगला टॉपिक होगा हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के ऊपर। देखो, स्टेट फंक्शन कौन से होंगे वो याद रख लें, जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। इनिशियल पॉइंट भी हो जिसका एंड उसका फाइनल पॉइंट भी हो। और जो पाथ फंक्शन होता है हमारे पास, इसका ना तो इनिशियल पॉइंट होता है, इसका कोई इनिशियल पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर सकते, एंड ना ही इसका हम फाइनल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। भाई स्टेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? भाई हमारे पास प्रेशर आ जाता है, हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, आप खुद बताएंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। पाथ फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? वर्क, वर्क डन।
ठीक है भाई। प्रेशर आप बता सकते हैं कि पहले प्रेशर P1 था, अब क्या हो चुका है प्रेशर P2। पहले टेम्परेचर T1 था, अब क्या हो चुका है टेम्परेचर T2। पहले वॉल्यूम V1 था, अब क्या हो चुका है वॉल्यूम V2। भाई मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। भाई देखें, टेम्परेचर के ऊपर मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर भी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, ये एक रोड है, इसका टेम्परेचर अब क्या है T1। मैंने क्या किया, इसी रोड को क्या कर दी, हीट दे दी। क्या कर दी, हीट दे दी। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा या नहीं होगा। अच्छा चलें, बैलून है, इसके अंदर पहले इतनी एयर भरी, इतनी। अब इस बैलून के अंदर हमने कितनी भर दी, इतनी एयर भर दी। पहले प्रेशर इसका P1 था, अब प्रेशर क्या हो जाएगा P2। अच्छा, पहले एयर इतनी थी तो वॉल्यूम V1 इतना था, अब क्या हो चुका है V2। लेकिन वर्क डन के अंदर हम कभी भी W1 और W2 को यूज नहीं करते, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास नहीं होता। तो ये हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आ गए। इसके बाद ना एक डेफिनेशन होती है हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर, और दूसरी होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि चेंज इन इंथैल्पी आता है। ठीक है, क्या आता है, चेंज इन इंथैल्पी। अच्छा ये कब, चेंज इन इंथैल्पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट is formed from its substance, is formed from its substance। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन क्या करनी है, याद रखनी है कि इंथैल्पी के अंदर कितनी चेंज आएगी जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा अपने ही सब्सटेंस से। तो ये आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अच्छा चले, दूसरा हमारे पास आता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि चेंज इन एंथैल्पी को मैं ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा, व्हेन 1 मोल ऑफ substance is formed या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, या हम इधर क्या लिख सकते हैं, वही प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस या प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सब्सटेंस, वही वैल्यू है। लेकिन लेकिन किसके ऊपर, 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, स्टैंडर्ड क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अच्छा इधर ना थोड़ा सा बुक ने इशू किया है, थोड़ा सा बुक ने क्या किया है, इशू किया है। ठीक है, वो कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है कंप्यूटर हमारे पास। चले देखें भाई, इधर ना वो कह रहा है कि एसटीपी की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, एसटीपी की। लेकिन आगे वो टेम्परेचर पता है कितना दे रहा है, वो टेम्परेचर दे रहा है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल बन रहा है प्रोडक्ट का उसी के सब्सटेंस में से, लेकिन इधर टेम्परेचर कितना दे रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, एक बात याद रख लेना अब, लेकिन आपने यही याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा अपने ही सब्सटेंस पे, तो इससे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। इसमें स्टैंडर्ड प्रेशर की जरूर बात कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रेशर की वो बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है हमारे पास, 1 ATM होता है। लेकिन मैं इधर आपको सारे बताऊंगा। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास जो होता है ना, इधर इधर जो मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर बता रहा हूँ वो कितना होता है हमारे पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास कितना होता है वो आपने वैल्यूज याद रख लेनी है। मैं इधर लिख देता हूँ सारी, 1 ATM या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। ठीक है, या 760 टॉर या
760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ आपने याद रख लेना है 101325 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, 101325 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, 101325 पास्कल के, यहाँ आपने याद रख लेना है 101325 किलो पास्कल। एक मिनट, ठीक है ठीक है, किलो पास्कल तब आएगा जब इधर हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे। क्यों आ रहा है ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे आ रहा है ये हम फिजिक्स की बातें फिजिक्स में समझेंगे। फिलहाल आपने ये सारी क्या करनी है, वैल्यूज को क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। और ये तो होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यूज, और नीचे मैंने आपको क्या बता दी, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यूज। आपने ना एक और याद रख लेनी है, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यूज, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यूज वो कितनी होती हैं, वो याद रख लेना, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और -459.16 फ़ारेनहाइट के बराबर, ये एब्सोल्यूट जीरो की। और एब्सोल्यूट जीरो होता क्या, जिधर आइडियल गैस का भी वॉल्यूम जीरो हो जाता है। और ये क्या है, ये फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं कंप्लीटली इसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, उसके अंदर हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हीटा फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीटा फॉर्मेशन के बारे में हमने देख ली बातें। अब मैं आपको हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में भी इधर बता देता हूं, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में देखिए, आप कहेंगे सर ये तो इसके अंदर मींस के एमडीकेड के अंदर ये तो टॉपिक नहीं है। बच्चे ये केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, तो फिजिक्स के अंदर इनों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो जिधर हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं, तो इतना सा पढ़ लेंगे तो क्या चेंज, क्या मसला हो जाएगा। हीट ऑफ फ्यूजन में ना आपको वर्बली इधर बता देता हूं, इसके अंदर क्या होता है कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस कन्वर्ट होती है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बस इतना सा आपने याद रख लेना हीट ऑफ फ्यूजन को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो चेंज होता है, वो किसके अंदर चेंज होता है, 1 किलोग्राम ऑफ वेपर के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स का है उसके अंदर समझेंगे, ठीक है। वेपोराइजेशन, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। हेज़िस लॉ क्या बताता है, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। देखो, हेज़िस लॉ हमें बताता है कोई भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो, एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप में हो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब या रिलीज वो सेम होगी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, समझाता हूं, देखिए ये चीजें एग्जांपल से समझ आएंगी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज विल बी सेम, ठीक है। ये टॉपिक कैसे समझ आएगा, जब हम एग्जांपल देखेंगे। इजी भाई, देखो हमारे पास ना बुक ने जो एग्जांपल दी हुई है वो ये दी हुई है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसके अंदर -90 किलोजोल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अच्छा, आप इधर मुझे बता दें कि ये कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप कहेंगे सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे,
क्योंकि इसके अंदर ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो इंथाल्पी को शो कर रहा है, डेल्टा एच इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है। चलो ठीक है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैं आपको ना इसको, ये तो सिंगल स्टेप के अंदर है, इसके अंदर 90 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इसको एक से ज्यादा स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाऊं तब भी 90 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो, तो इसी को कहते हैं हेजिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इधर 2NaOH है ना, मैं इसे 2NaOH डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक स्टेप में दिखाया हुआ है। मैं इधर आपको बनाकर दिखाता हूं कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक NaOH से रिएक्शन करता है, तब क्या होगा, देखें, तब ये होगा कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी और क्या बनेगा, इससे बनता है NaHCO3 और इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो -49 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। अब फिर मैंने इसका रिएक्शन करवाया, NaOH जो एक बच गया था, तब ये क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O। अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -41 किलो जूल पर मोल। अब देखें, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इसके अंदर एनर्जी -49 किलो जूल पर मोल, सेकेंड स्टेप के अंदर -41 किलो जूल पर मोल, दोनों को जमा किया -90 किलो जूल पर मोल। आप मुझे बताएं, मल्टीपल स्टेप वाली और सिंगल स्टेप वाली एनर्जी सेम है या नहीं है। हेजिस लॉ क्या कहता है, हेजिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन वाला कहता है कोई भी रिएक्शन हो, एनी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एक स्टेप में करवाओ या मल्टीपल स्टेप में करवाओ, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने इधर एग्जांपल देख लिया है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मेन टॉपिक जो होगा जिसके अंदर से सवाल आ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर, वो हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में मैं आपको इधर कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम आपने याद रखना है कि इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपने एक और बात याद रखनी है कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो डील करता है वो कौन सा लॉ है, लेंजिस लॉ। ये कौन सी चीज है, ये आपको फिजिक्स के अंदर मैं समझाऊंगा जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी फिर हमारे पास डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it change from one form to another form, energy cannot be created, not be destroyed, it's change from one form to another form। ठीक है, another form। चले, और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन वो मैं आपको बता देता हूं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसमें वो ये क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन वो क्या कहता है, आपको फार्मूला याद होगा तो डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस, एनी थर्मोकेमिकल प्रोसेस भी लिख सकते हैं, एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये बात आपने जहन के अंदर रख लेनी है। अच्छा, अब पहले मैं आपको इधर हीट के बारे में आपको पता है, वर्क के बारे में आपको पता है, वर्क क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर ना मैं आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ बातें बता दूं कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी।
देखें इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई के जरिए लिखूंगा। भाई ये क्या होता है, ये जो होती है ना ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या आर एटम्स ऑफ गैसेस। ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जमा होता है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से पैदा होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ड्यू टू मोशन, हरकत की वजह से। काइनेटिक वर्ड ही हरकत की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी उनके बॉन्ड की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है, मॉलिक्यूल है तो उनके बॉन्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर आती है। चलें ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम पॉजिटिव कब लेंगे, ये ही समझने वाली चीज है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम नेगेटिव कब लेंगे, ये जो हीट है इसको पॉजिटिव कब लेंगे, हीट को नेगेटिव कब लेंगे, वर्क डन को हम पॉजिटिव कब लेंगे और वर्क डन को नेगेटिव कब लेंगे। जिसने ये याद रख लिया उसने थर्मोडायनामिक्स आधा तो समझ ही लिया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब लेंगे, जब इंक्रीज आएगा इंटरनल एनर्जी में, क्या आएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, नेगेटिव कब लेंगे, जब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। ठीक है, हीट को पॉजिटिव कब लेंगे, जब सिस्टम के अंदर सप्लाइड करेंगे, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट को हम क्या करेंगे, सप्लाइड का क्या आ जाए, नाम आ जाए जुमले के अंदर के हमने हीट को सप्लाई किया है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, और अगर हीट रिजेक्ट हो रही है तो हम हीट को एज अ नेगेटिव लेंगे, हीट इज रिजेक्टेड, हीट आउट, हीट रिलीज, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव लेंगे। वर्क डन, अच्छा ये पॉजिटिव कब लेंगे, वर्क को पॉजिटिव कब लेंगे, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। मैं इधर ना आपको एक बात मिसाल से समझेंगे इस बात को, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नेगेटिव कब लेंगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात होगी। बाकी तो आपको समझ आ गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की बात करेगा तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, डिक्रीज की बात करी तो नेगेटिव, सप्लाई करेंगे तो हीट पॉजिटिव, रिजेक्ट करेंगे तो नेगेटिव। अब इसकी एग्जांपल कैसे वो पूछेगा हमसे। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव कैसे लेंगे और वर्क डन नेगेटिव कैसे लेंगे, थोड़ा सा नीचे जगह बना लेते हैं। भाई देखें, आपके लिए ना ये क्या है, बाइक है ना। ठीक है, ये आपका क्या है, सिस्टम है। आप इसको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, खड़े होकर चला रहे हैं, सही है। भाई अगर ये आपका सिस्टम है, आपको खुद वर्क करके दे रहा है, खुद बाइक क्या हो रही है, चल रही है इंजन की मदद से, तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव। अगर ये बाइक खराब हो जाए, आप उतर कर इसको चलाएं, तब ये सिस्टम आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव। भाई देखो, अगर बाइक खुद काम कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है ना। और अगर आप खुद उतर कर बाइक या सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई आपको मैं मिसाल देता हूँ, भाई मैं कमरे में बैठा हूँ, पंखा खुद चल रहा है, पंखा मेरा सिस्टम है, खुद चल रहा है, बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव। अगर पंखा रुक जाए, डंडे के साथ चलाऊं, तो मेरे लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, ऐसे करके आपने याद रख लेना है इस बात को। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, वो मैंने आपको इधर समझानी है। ठीक है, एक इसके अंदर प्रोसेस है आइसोबेरिक और दूसरा है आइसोकोरिक। इसको समझाने से पहले मैं आपको ना एक डेफिनेशन समझा दूं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। क्या समझा दूं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये क्या है, ये समझ आ गया तो आगे मसला बहुत इजी है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क या इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिकल वर्क, थर्मोडायनामिकल वर्क भी इसे ही कहा जाता है। तो इसका जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, वर्क बराबर है पी डेल्टा वी। ठीक है, चलें इसको मैं ना समझाता हूँ, इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। भाई इधर एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है,
इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है। ये हमने इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। और इसका ये वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो होगा क्या, ये पिस्टन देखो, अपने जैसे मैंने इसको हीट दिया ना, पहले तो आप समझेंगे भाई, मैंने हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा भाई, ये पिस्टन किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। ये पिस्टन ने ऊपर की तरफ क्या किया, मूव किया, ठीक है। प्रेशर इसका इधर सेम ही है, प्रेशर सेम ही है, तो इसका वॉल्यूम V1 से क्या हो चुका है, V2 हो चुका है, और टेम्परेचर T1 से T2। और ये इसके अंदर क्या आया है, चेंज इन वॉल्यूम आया। ये इसके अंदर क्या आया है, चेंज इन वॉल्यूम। और ये जो पिस्टन ने मूव किया, ये इसको मैं किससे शो कर देता हूँ, डेल्टा वाई से। भाई इधर से इधर तक पिस्टन ने क्या किया है, मूव किया है ना, तो ये डिस्टेंस तय किया है ना पिस्टन ने, तो ये इसको मैं डेल्टा वाई से कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये ड्राइव करते हैं, इक्वेशन ड्राइव करते हैं। भाई हमारे पास वर्क जो होता है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है। इधर हमने डिस्प्लेसमेंट को किसके बराबर लिया हुआ है, डेल्टा वाई के। भाई डिस्प्लेसमेंट को हमने किसके बराबर लिया है, डेल्टा वाई के। तो डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, डेल्टा वाई रख दूंगा। अच्छा, और आपने एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो डेल्टा वाई है या फोर्स है, फोर्स की बात करते हैं ना, कि हमारे पास फोर्स, फोर्स के बारे में मैं बताता हूँ। भाई आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं इधर से फोर्स का फार्मूला निकालूं, तो फोर्स का फार्मूला मेरे पास क्या निकल आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। मैं आपको बताता हूँ भाई, ये फोर्स का फार्मूला चाहिए, फोर्स इधर ही रहेगी, प्रेशर और एरिया आपस में क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं। जब एरिया इस तरफ आएगा प्रेशर की तरफ, तो आपस में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई, तो यही तो हो रहा है इधर। तो फोर्स बराबर है प्रेशर इंटू एरिया के। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स की जगह क्या रख दूंगा, प्रेशर इंटू एरिया डॉट डेल्टा वाई। आपको पता होगा कि एरिया, ये एरिया है, और डेल्टा वाई किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मैं इधर क्या करूंगा कि एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज में आएगा। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया चेंज इन वॉल्यूम। तो ये प्रेशर और एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो वर्क बराबर है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम का हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। चलें आगे चलते हैं। चलें, अब मैं आपको समझाता हूं आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में। नंबर वन हम समझेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, और नंबर टू मैं इधर ही समझाऊंगा आपको आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में। देखें, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, और कोरिक याद रख लें क्या होता है, वॉल्यूम। आइसोबेरिक, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, बारिक, बेरोमीटर, बेरोमीटर किसको कैलकुलेट करता है, प्रेशर को। आइसोबेरिक मीन्स क्या होता है, सेम प्रेशर होगा इसके अंदर। चले मैं इधर ना कुछ चीजें आपको समझाता हूँ अभी। आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम याद रख लेना है, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलें इसको सीखते हैं अभी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आखिर होगा क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ना इसके अंदर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। भाई इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर प्रेशर तो चेंज हो सकता है, प्रेशर बढ़ भी सकता है, प्रेशर कम भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। आप मुझे बताएं वॉल्यूम वाले ग्राफ के ऊपर ये जो मैंने डंडा बनाया है, क्या ये इस तरफ या इस तरफ हो रहा है, इस तरफ या इस तरफ हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो मींस के वॉल्यूम इधर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम इधर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन प्रेशर वाले ग्राफ के ऊपर मैंने बनाया कि प्रेशर बढ़ भी सकता है और प्रेशर कम भी हो सकता है। चले आ जाते हैं इधर आइसोबेरिक के ऊपर। आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास,
प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है। देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज, लेकिन प्रेशर अगर इधर था तो प्रेशर इधर ही है, और अगर प्रेशर इधर था तो प्रेशर इधर ही है। प्रेशर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, ना प्रेशर ऊपर जा रहा है ना प्रेशर नीचे आ रहा है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है आपने। चले, ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। भाई हमने क्या पढ़ा था फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि उसमें वो क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर मैं इस हीट एनर्जी का मुझे फार्मूला चाहिए तो ये माइनस का वर्क डन इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो मेरे पास क्या फार्मूला, कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा हमारे पास फार्मूला कि मैं हीट एनर्जी को इधर रखता हूं, माइनस का वर्क डन उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो वर्क डन होता है, थर्मोडायनामिकल वर्क होता है, वो किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के। ठीक है, तो हम इधर क्या रखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन की जगह मैं क्या रख देता हूं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और हमने पढ़ा है कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है। मींस के इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर चेंज जो आ रहा है, चेंज जीरो है। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, जीरो, कांस्टेंट हो लेकिन चेंज नहीं आया उसके अंदर। भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, भाई अगर एक बंदा है उसके फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज आई है, 90%। मैं पूछूं सेकंड ईयर में कितनी आई है, तो सेकंड ईयर में भी 90% आई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर चेंजिंग क्या आई है, तो आप कहेंगे चेंजिंग जीरो आई है, चेंजिंग जीरो आई है। ठीक है, अच्छा चलो, तो मैंने क्या किया, इंटरनल एनर्जी इधर प्लस पी, और चेंज क्या आया, जीरो। जब पी प्रेशर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जीरो के साथ, तो ये जवाब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो के अंदर जमा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इधर ये जो है हमारे पास Q जो है वो किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये कांस्टेंट हमारे पास इसको ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सारी की सारी हमारी हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, इंटरनल एनर्जी में। क्या इसके अंदर हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हुई है, नहीं। आप कहेंगे नहीं, इधर तो वर्क डन तो जीरो है। भाई इधर वर्क डन क्या आया, मैं इसको आगे कंसिडर करता हूं। भाई पी और डेल्टा वी किसके बराबर है, जीरो के। तो आंसर सारा क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो आइसोक्रोरिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर वर्क डन जीरो होता है, और इसके अंदर सारी की सारी ऑल हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑल हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम फॉर कौन से प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो आपने ये बात भी याद रख लेनी है कि इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ये बात आपने याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो थर्मोडायनामिक्स के कौन से प्रोसेस में होती है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस में होती है। और वर्क डन जो जीरो होता है वो कौन से प्रोसेस में होता है, वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। वो भी किस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। चले मैं ना इधर इधर एक मिनट, इधर इसको थोड़ा सा आइसोबेरिक प्रोसेस को मिटा दूं, क्योंकि इधर ना आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं आपको ना थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूं, ताकि आपका फिजिक्स वाला भी मसला हल हो जाए। ठीक है, देखें इधर, भाई इधर हमारे पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देखा कि हमारे पास ये देखें, ये दो कंटेनर है। मैं ना इधर आपको इससे भी समझा देता हूँ, इस तरीके से भी। चलें भाई, इसके अंदर क्या हुआ है कि हमने पिस्टन को क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। वॉल्यूम को क्या किया हुआ है, फिक्स कर दिया है। वॉल्यूम इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इधर हमारे पास वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम इधर, लेकिन प्रेशर तो बढ़ सकता है ना, P1 इधर प्रेशर P2, टेम्परेचर T1 इधर टेम्परेचर T2। जब हम इसको क्या दी हमने,
हीट दी तो वॉल्यूम इधर नहीं बढ़ सकता क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन प्रेशर P1 से क्या हो जाएगा P2, टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा हमारे पास T2। मींस कि जितना वॉल्यूम इधर था उतना ही वॉल्यूम इधर है, मींस के वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। ठीक है, इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है। बाकी के डेरिवेशन मैंने आपको इधर समझा दिए। ये हमारा क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है, आइसोबेरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबेरिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, आइसो मीन्स सेम, बेरिक क्या, प्रेशर। और इसका मैंने ग्राफ अभी आपको बना के दिखाया था कि इसका जो ग्राफ होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, इसके अंदर प्रेशर क्या रहेगा, सेम, ना प्रेशर ऊपर जाएगा ना प्रेशर नीचे आएगा, बल्कि वॉल्यूम क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमारे पास क्या है डेफिनेशन, फार्मूला क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम और माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। एक मिनट, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ओहो, देखें इधर, तो इधर ये माइनस टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, अगर मुझे हीट का फार्मूला चाहिए, क्यू का फार्मूला चाहिए, तो ये माइनस का वर्क डन इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा ना हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो ये Q इधर रखेंगे, और ये कौन से प्रोसेस पर हो रहा है, आइसोबेरिक कांस्टेंट प्रेशर पे, तो Q P में रख सकता हूँ। ये माइनस का वर्क डन इस तरफ आएगा तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का वर्क डन हो जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन का जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो किसके बराबर है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के। ठीक है, तो कांस्ट QP बराबर है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। क्या इधर कोई वॉल्यूम के चेंज होने के ऊपर कोई मसला है, नहीं है ना। इधर मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ भाई, हमने आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर ना, मैं आपको इधर समझा देता हूँ भाई। ये हमारे पास क्या है, हमने प्रेशर को इधर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये प्रेशर P, और इधर वॉल्यूम क्या है V, टेम्परेचर T। ठीक है, हमने इसको क्या दी, हीट दी, तो ये V1 टेम्परेचर T1। तो अब क्या होगा कि इधर ये वॉल्यूम कांस्टेंट की तो बात ही नहीं हो रही। अकॉर्डिंग टू कौन से ला, चार्ल्स ला, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इधर क्या होता है कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो वॉल्यूम V1 से क्या हो जाता है V2, टेम्परेचर T1 से क्या हो जाता है T2, और ये इसके अंदर क्या आ जाता है, चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। और ये इसको हम किससे क्या कंसिडर करते हैं, डेल्टा वाई क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। और इसके ऊपर ये जो प्रेशर है, जितना पहले था प्रेशर उतना ही अब है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है। इसको ना मैं आपको बताऊंगा कि आइसोबेरिक प्रोसेस कैसे आगे मींस के काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में एक बात और याद रखनी है कि इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कौन से के अंदर कांस्टेंट होता था, कौन से लॉ के अंदर, बॉयल्स लॉ के अंदर या चार्ल्स लॉ के ऊपर, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो आइसोबेरिक के ऊपर एप्लीकेबल कौन सा लॉ है, ये भी आपने एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से याद रखना है। इसके ऊपर एप्लीकेबल लॉ जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, चार्ल्स लॉ। ठीक है भाई, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। भाई हमारे पास ये क्या है, QP, ये इंटरनल एनर्जी। भाई इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, भाई हमारे पास ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E2 माइनस E1। एंड आप मुझे बताएं, ये जो डेल्टा V है वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि हम इसको क्या लिखते हैं, E2 माइनस E1 प्लस P के बाद ये V2 माइनस V1, ये V है, V2 माइनस
V1। अच्छा, अब हम पता है क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि E2 माइनस E1 तो हमारे पास ठीक है, ये जो P है इसको V2 और V1 दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P V2 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो P V2 प्लस इंटू माइनस माइनस P V1 से जरब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, P V1। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले एक साइड कर लेंगे, माइनस वाले एक साइड कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, QP बराबर है E2, इधर प्लस का PV2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस का PV2 और ये माइनस का E1 परली तरफ चला जाएगा, तो माइनस का E1 और माइनस का PV1 बन गया। QP बराबर है E2 प्लस PV2, इधर हमने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बाकी ब्रैकेट में आ गया माइनस E1 और माइनस PV1। तो QP बराबर हो जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस इंटू प्लस माइनस E1 और माइनस इंटू माइनस प्लस PV1। इधर एक बात मैंने आपको समझानी थी भाई, देखो हमारे पास E2 प्लस PV2 ये बराबर होता है H2, इंथाल्पी के बराबर था, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और हमारे पास E1 प्लस PV1, क्या मैं इसको H1 के बराबर ले सकता हूँ, ये भी तो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर है ना, ये इंथाल्पी बन रहा है। भाई मैंने आपको इंथाल्पी ऊपर इसीलिए तो समझा दिया था ताकि आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर चीजें समझ आए। आप कहेंगे सर इंथाल्पी तो है ही नहीं उसके अंदर, सिलेबस के अंदर या कुछ ऐसा इशू है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं ताकि आगे समझ तो आए ना आपको बातें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि मैं E2 प्लस PV2 की जगह H2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और E1 माइनस PV1 की जगह मैं H1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर H2 माइनस H1 ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये हमारे पास H2 है माइनस H1, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। तो QP प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर हीट जो है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज इन इंथाल्पी। यही समझाना था, अगर मैं ऊपर सिर्फ एक लाइन लिख देता तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप रट्टा लगा के टेस्ट के अंदर सवाल भी सही कराते लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑल हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, ऑल हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू चेंज इन इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर बताएं, सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी के अंदर। और आइसोबेरिक प्रोसेस में सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज इन इंथाल्पी के अंदर। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो इसके अंदर नहीं है, फिजिक्स के अंदर है, सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, याद रख लें, वर्क डन के अंदर। और एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारा क्या हो गया, सारे का सारा ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स वाला या एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।